जय हिंद साथियों, आरएल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं यशपाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान 21 की पार्ट 9 की सीरीज़ में आज हम फिर 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल करने वाले हैं और उनके जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में भी विचार करने वाले हैं। लीजिए, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है। ये प्रश्न राजस्थान के साहित्य से लिया गया है। आपको बताना है निम्न में से असुमेलित कौन सा है। एक तरफ 4 साहित्य के नाम है और दूसरी तरफ 4 साहित्यकारों के नाम है। कौन सा असुमेलित है, हर एक के बारे में अगर हम विचार करें तो द ऑप्शन पे लिख रखा है ब्रजनिधि ग्रंथावली। क्या ब्रजनिधि ग्रंथावली की रचना सवाई प्रताप सिंह ने की थी? साथियों, यह बिल्कुल सही तथ्य है। सवाई प्रताप सिंह, और हम जानते हैं जहाँ के अधिकांश शासकों को सवाई की उपाधि प्राप्त थी वो जयपुर आमेर के शासक हुआ करते थे। सवाई प्रताप सिंह वही शासक है जिन्होंने 1799 ईस्वी में 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। 5 मंजिला हवा महल के वास्तुकार लालचंद हुआ करते थे। उनके पास में 22 संगीत के विद्वान हुआ करते थे। संगीत के उन 22 विद्वानों की टीम को कहते थे गंधर्व बाईसी, और प्रताप बाईसी भी कहते थे। और गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थी? सवाई प्रताप सिंह के। ये सवाई प्रताप सिंह साथियों स्वयं कविताएं भी लिखते थे। कविताएं लिखते थे किस नाम से? ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। स्वयं कविता लिख कर के नीचे हस्ताक्षर करते थे ब्रजनिधि। तो सवाई प्रताप सिंह ने ब्रजनिधि ग्रंथावली ग्रंथ की रचना की है। दूसरी बात करें दयाल दास, जिन्होंने बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की है। ख्यात कहते हैं साथियों प्रसिद्धि को। शासकों की प्रसिद्धि के अंदर जो काव्य लिखे जाते हैं उन्हें ख्यात कहा जाता है। वेली किशन रुक्मणी की इसकी रचना की है पृथ्वीराज राठौड़ ने। दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के राव कल्याणमल के छोटे पुत्र हुआ करते थे। कल्याणमल ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की। कल्याणमल में अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज को भी अकबर की सेवा में भेजा था। ये अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी थी। गागरोन झालावाड़ में बैठ करके डिंगल के अंदर इन्होंने एक काव्य की रचना की थी वेली किशन रुक्मणी की। और अकबर के एक अन्य दरबारी विद्वान चारण विद्वान दुर्साजी आढ़ा ने कहा था ये 5वां वेद और 19वां पुराण है। तो ये तीनों सत्य है। तो असम्मिलित कथन होगा वो है नेह तरंग। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि इस नेह तरंग की रचना किसने की थी? तो नेह तरंग की रचना साथियों मुरारदान ने नहीं की थी। नेह तरंग की रचना की गई थी बुद्ध सिंह के द्वारा। बुद्ध सिंह इस ग्रंथ की रचना करते हैं। बुद्ध सिंह कहाँ के शासक हुआ करते थे? बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह, उन्होंने रचना की थी। बढ़े प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ग्रंथ है जिसका नाम है मंत्र राज प्रकाश। आपको बताना है मंत्र राज प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन थे। अगर आपने संत संप्रदाय को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो इसमें से सही उत्तर को ढूंढ ही लेंगे आप। दोस्तों, मंत्र राज प्रकाश की रचना जिस संप्रदाय के अंदर हुई है वह है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करने वाले जो संत थे उनका नाम था हरि सिंह जी। और जो हरि सिंह थे, यही हरि सिंह संत हरिदास जी के नाम से पॉपुलर हुए थे। और इन्होंने मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी ग्रंथ की रचना की थी। ये हरि सिंह सांखला जो थे दोस्तों, यह पहले डाकू हुआ करते थे और डाकू से बाद में यह संत बन गए थे। आप लोगों ने अगर रामायण के बारे में चर्चा सुनी है तो रामायण के लेखक वाल्मीकि भी पहले डाकू थे और संत बने थे। तो वाल्मीकि से तुलना करते हुए संत हरिदास जी को कहा गया है राजस्थान का वाल्मीकि। पूछा जाएगा आपसे, बताइए राजस्थान के वाल्मीकि किसे कहते हैं? संत हरिदास जी। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? निरंजनी संप्रदाय। अन्य 3 ऑप्शन की बात करें तो बाकी जो 3 नाम दे रखे हैं वो अपने को एक राजस्थान में संप्रदाय संचालित हुआ था राम स्नेही संप्रदाय, जिसके 4 पीठें हुआ करती थी। उनके संस्थापक हैं। सबसे प्रमुख पीठ जो शाहपुरा भीलवाड़ा में है राम स्नेही संप्रदाय की, ये लीजिए साहब, राम स्नेही संप्रदाय। रामानंदी अलग था, राम स्नेही। राम स्नेही संप्रदाय की एक पीठ थी शाहपुरा भीलवाड़ा में, उसके संस्थापक थे रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय की एक अन्य पीठ हुआ करती थी खेड़ापा जोधपुर के अंदर, और खेड़ापा जोधपुर के संस्थापक थे रामदास जी। नंबर 3 सिंहथल। सिंहथल स्थान है साथियों बीकानेर के अंदर, और सिंहथल बीकानेर के संस्थापक हरिराम दास जी थे। और चौथी जो पीठ हुआ करती थी इसकी, वह हुआ करती थी रैण। रैण है नागौर में, और रैण नागौर के जो संत थे उनका नाम था दरियाव जी। तो ये 4 संत राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित हैं।
प्रश्न संख्या 3, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको इन 4 शासकों में से सही उत्तर को ढूंढना है। पुष्कर अजमेर के अंदर है, वहाँ वराह मंदिर, वराह कौन से भगवान को कहते हैं? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान के साथियों 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कहते हैं 9 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार शेष है, वो कल की अवतार कलयुग में होगा। लेकिन अपने राजस्थान के अंदर कल की अवतार का मंदिर जयपुर के अंदर बन चुका है, वो जयपुर के निर्माता सवाई जय सिंह ने बनाया था। एक वराह अवतार हुआ था भगवान विष्णु का। उन वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में जिस व्यक्ति ने करवाया है वो चौहान वंशी शासक अर्णोराज जी थे। अर्णोराज जी को कहा जाता है आना जी। इन्हीं आना जी ने एक झील बनाई है अजमेर में। तुर्कों के खून से सनी हुई धरती को धोने के लिए जिस झील का निर्माण करवाया था आना जी ने, उसे कहा जाता है आना सागर झील। इसी आना सागर झील के किनारे मुगल बादशाह जहांगीर ने एक बाग बनवाया था, दौलत बाग, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, और वहाँ पर शाहजहाँ ने 12 दरियों का निर्माण करवाया था। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए प्रश्न संख्या 4, आपको बताना है मदरसा ए हुनरी, एक संस्थान है मदरसा ए हुनरी की स्थापना का श्रेय किसे? मदरसा मतलब विद्यालय से ले सकते हैं, एक संस्थान से। हुनरी जहाँ पर हुनर जो है उसकी कला का विकास किया जाए, तो मदरसा ए हुनरी जो है यह कला के विकास के लिए संस्थापित एक संस्थान हुआ करता था। इसकी स्थापना हुई है जयपुर के अंदर। ये स्थापित हुआ था साथियों 1857 ईस्वी में, और इसकी स्थापना जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने करवाई थी। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित हो चुका है। 1865 के अंदर इसका नाम बदल दिया, और वर्तमान में मदरसा ए हुनरी नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। क्लियर? बढ़िए अगले प्रश्न। 1857 के क्रांति में जयदयाल और मेहराब खान का संबंध कौन से स्थान से है? 1857 की क्रांति को कई इतिहासकार सैनिक क्रांति कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जगह सैनिकों ने ही विद्रोह किया हो। सैनिकों की तो छावनियाँ 6 थी, जिसमें 2 ने तो विद्रोह में भाग ही नहीं लिया, 4 ने विद्रोह में भाग लिया था। लेकिन इसके अलावा कई स्थान ऐसे थे जहाँ पर जनता ने विद्रोह किया था, जैसे कोटा। सबसे अधिक जन विद्रोह कहाँ हुआ था? कोटा के अंदर। और कोटा में नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे जयदयाल और मेहराब खान। ये विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले थे। इनके विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे कोटा के राजा राम सिंह सेकेंड, और वहाँ के कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था बर्टन। और विद्रोही थे नारायण और भवानी। उन्होंने बर्टन के पुत्र की हत्या कर दी थी। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन के सिर को काट दिया था, और बर्टन के सिर को काट कर भाले में लगाकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया। और विद्रोहियों ने जो राजा राम सिंह सेकेंड थे, इनको अपने ही राजमहल के अंदर कैद कर दिया गया था। तो आपसे पूछे कि जयदयाल और मेहराब खान विद्रोहियों के नेता कहाँ से थे? कोटा से थे। और एक जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोटा में विद्रोह की डेट है दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 के दिन यहाँ पर विद्रोह हुआ था। बीकानेर के लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया है? बीकानेर के अंदर एक प्रसिद्ध पैलेस है लालगढ़ पैलेस। उस लालगढ़ पैलेस के निर्माता कौन थे? बीकानेर के इन 4 शासकों में से सही उत्तर को ढूंढिए आप लोग। जिन्होंने वास्तविक व्यवस्थित पढ़ रखा है वो सही उत्तर बता पाएंगे, और बाकी लालगढ़ लाल सिंह मिलता जुलता नाम दिख रहा है। दोस्तों, लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। इस व्यक्ति को राजस्थान का भागीरथ बोलते हैं। भागीरथ क्यों कहते हैं? भागीरथ तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने गंगा नदी को सबसे पहले ज़मीन पर लाया था, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान में सबसे पहली नहर लाई थी। इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था, और सपना देखा था कि मैं पंजाब का पानी पूरे पश्चिमी राजस्थान तक लाऊंगा। इनके सपने को पूरा किया है इनके पुत्र शार्दुल सिंह ने। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने, जो गंगा सिंह के पुत्र थे, इन्होंने राजस्थान में एक नहर लाई थी, राजस्थान नहर, जिसको वर्तमान में हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहते हैं। तो गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। एकलिंग महात्म्य एक ग्रंथ है, एक रचना है।
एकलिंग महात्म्य। इस एकलिंग महात्म्य का पहला अध्याय, फर्स्ट पार्ट, जिसकी रचना स्वयं मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने की थी, आपको बताना है कि उसका क्या नाम है उस पहले पार्ट का, पहले अध्याय का। मेवाड़ के प्रतापी शासक हुए हैं दोस्तों राणा कुंभा, और राणा कुंभा तो स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, जैसे संगीत सार, संगीत रत्नाकर नहीं, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर बार बार क्यों याद आ रहा है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत सुधा। संगीत रत्नाकर राणा कुंभा की पुस्तक नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा और सूड प्रबंध, इस प्रकार की रचनाएं राणा कुंभा ने की थी। संगीत रत्नाकर पर इन्होंने चंडी शतक पर, और इन्होंने जयदेव की गीत गोविंद पर टीकाएँ लिखी थी। जयदेव की गीत गोविंद पर जो टीका लिखी उसका नाम है रसिक प्रिया। इन राणा कुंभा के दरबार में एक दरबारी विद्वान थे, उन दरबारी विद्वान का नाम था कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ लिखा। इस एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के 5 भाग हैं। इस 5 भाग में से जो सबसे पहला भाग है वो स्वयं राणा कुंभा ने लिखा था, राजा ने स्वयं ने लिखा, और इसमें राजा स्वयं वर्णन लिखते हैं तो इसका नाम भी क्या है, राजवर्णन। तो इसके पहले भाग का नाम राजवर्णन है, जिसके लेखक स्वयं राणा कुंभा हुआ करते थे। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी, एग्जैक्ट डेट आपसे पूछे कोई तो बता दीजिएगा, 11 जून 1665 है। तो विवश करने वाले शासक कौन थे? जब मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी दक्षिण के अंदर शासक होते थे, उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने सैन्य अभियान को दक्षिण भारत की तरफ भेजा था, जिसके नेतृत्व करने वाले जयपुर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह हुआ करते थे। मिर्जा राजा जय सिंह जब दक्षिण की तरफ गए तो उन्होंने मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी से भेंट करके और शिवाजी के बीच में एक संधि स्थापित करवाई थी। उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि, जो 11 जून 1665 को हुई थी। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संधि थी ये, मराठों और मुगलों के बीच की। तो निर्णायक भूमिका मिर्जा राजा जय सिंह की रही थी। इसी संधि के तहत छत्रपति शिवाजी ने 35 किलों पर अधिकार कर रखा था। मुगलों के 35 किलों पर शिवाजी का अधिकार था। जब संधि हुई तो 35 में से 23 किले वापस 23 फोर्ट्स वापस लौटा दिए गए थे मुगलों को। मिर्जा राजा जय सिंह दोस्तों जयपुर के वे शासक हैं जिनका शासनकाल सर्वाधिक शासनकाल रहा था, 46 ईयर्स का, 46 वर्ष का। देवल दे का आत्मोत्सर्ग, यह घटना किस दुर्ग से संबंधित है? आपको उस दुर्ग का नाम बताना है। देवल दे का आत्मोत्सर्ग बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। अगर राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करें तो देवल दे कौन थे, पहले तो ये जानना जरूरी हो जाता है। देवल दे के पिताजी का नाम होता था दोस्तों हमीर दे चौहान। इतना नाम लिखते ही आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है, दुर्ग भी पहचान लिया है। जी हाँ, हमीर देव चौहान। और देवल देव की माँ यानी हमीर देव की रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रंग देवी। जब ये रणथंभौर के शासक थे, इसका सही उत्तर भी रणथंभौर ही है। जब ये रणथंभौर के शासक थे तब यहाँ पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में। तब हमीर देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ, रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। जौहर भी कैसा? जल जौहर। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो जल जौहर का साक्षी है वो रणथंभौर। यहाँ जल जौहर हुआ था। रानी रंग देवी के नेतृत्व में पद्मना तालाब के अंदर यहाँ की रानियों ने, महिलाओं ने जल में जौहर किया। इसके अलावा जितने भी जौहर हुए थे वो सारे अग्नि जौहर हुआ करते थे। एक युद्ध से एक दिन पूर्व जब पिता हमीर देव चौहान और माता रंग देवी को अपने पुत्री की चिंता हुई तो पुत्री ने पिता और माता की स्थिति को समझते हुए उसी पद्मना तालाब ने अपना स्वयं का आत्मोत्सर्ग कर दिया था। और इतिहासकार साहित्यकार लिखते भी हैं कि देख दशा निज बाबुलरी देवल दे जरा अधीर हुई, और अधीर देवर दे ने पद्मना तालाब में आत्मोत्सर्ग कर दिया। तो इसका सही उत्तर है रणथंभौर दुर्ग। बढ़े अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 1857 क्रांति के समय कोटा महाराव, अभी नाम लिखा था हम लोगों ने, उस समय कोटा महाराव कौन थे? कि कोटा महाराव थे साहब राम सिंह सेकेंड।
कोटा महाराव की सहायता किसने की थी? अब कोटा महाराव जो राम सिंह सेकंड थे, इनको अपने ही महल के अंदर विद्रोहियों ने कैद कर लिया था। इनको कैद से मुक्त करवाने के लिए तत्कालीन राजस्थान के सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी एजीजी हुआ करता था, सबसे बड़ा एजीजी। उस समय जो एजीजी एजेंट तो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने एक स्पेशल सेना बुलाई थी। वो स्पेशल सेना लेकर जो अंग्रेज अधिकारी आए थे, उनका नाम था रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स जब कोटा जा रहे थे, तब रॉबर्ट्स ने करौली के राजा की सहायता ली थी। उस समय करौली के राजा कौन थे? मदन पाल। करौली के राजा मदन पाल की सहायता से रॉबर्ट्स ने राजा राम सिंह सेकंड को कैद से मुक्त करवाया था। ऋषिदत्त मेहता का संबंध किस जिले से है? आप आधुनिक राजस्थान पढ़ते हैं, उसमें प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं, वहाँ ऋषिदत्त मेहता से भेंट होती है हम लोगों के। ऋषिदत्त मेहता का संबंध रहा है दोस्तों बूंदी से। आप बूंदी प्रजामंडल पढ़े, वहाँ ऋषिदत्त मेहता आपके आगे आएगा नाम। तो ऋषिदत्त मेहता तो वे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान में सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। उस समाचार पत्र का नाम ही राजस्थान हुआ करता था, जो ब्यावर से संचालित होता था, ब्यावर अजमेर से। तो ऋषिदत्त मेहता का संबंध हाड़ौती के जिला बूंदी से है। बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आप इसमें से सही उत्तर और उसके शासक का नाम ढूंढिए। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया वर्तमान राजस्थान के जिला भीलवाड़ा के अंदर है। जिला भीलवाड़ा के अंदर जो बिजोलिया है, इसको प्राचीन समय में विजयावल्ली कहते थे। और यह बिजोलिया ऊपरमाल की जागीर का एक सदर मुकाम हुआ करता था। सदर मुकाम मतलब हेड ऑफिस हुआ करता था। ये ऊपरमाल की जागीर जो है, इसके संस्थापक का नाम है अशोक परमार। अशोक परमार जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। जगनेर भरतपुर के अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हेल्प की थी। इसके बदले में राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। वैसे बिजोलिया का किसान आंदोलन राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा एक संगठित अहिंसात्मक आंदोलन था। यहाँ पर हिंसक घटना किसी प्रकार की नहीं हुई। यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1897 ईस्वी से, वहाँ से लगा करके 1901 ईस्वी तक चला था। कुल 44 वर्षों तक यह आंदोलन चला था। तो इतना बड़ा 44 वर्षों तक लगातार चलने वाला आंदोलन 1897 में शुरू हुआ था। उस समय वहाँ के शासक थे राव कृष्ण सिंह। और दोस्तों, राव कृष्ण सिंह ने तो एक कर भी लगाया था। राव कृष्ण सिंह ने सन 1903 के अंदर एक कर लगाया था, उसका नाम है चवरी कर। किसी भी किसान को अपनी पुत्री का विवाह करना था तो चवरी कर देना होगा। और इसके बाद में सन 1906 में एक शासक बने थे जिनका नाम था पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह ने एक और नया कर लगा दिया था, तलवार बंधई कर। तो इस प्रकार से किसानों ने इन करों के विरुद्ध आंदोलन किया था। गोविंदगिरी का जन्म किस जिले में हुआ है? उस जिले का नाम बताना है। गोविंदगिरी दोस्तों हम पढ़ते हैं, जनजाति आंदोलन पढ़ते हैं तब। गोविंदगिरी स्वामी दयानंद सरस्वती से बड़े प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती 1881 में उदयपुर प्रवास पर आए थे और सभा को संबोधित कर रहे थे। उस सभा में गोविंदगिरी भी गए हुए थे। उनसे बड़े प्रभावित हुए, उनसे स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा ली। और 1881 के बाद इन गोविंदगिरी ने वापस आकर अपने क्षेत्र वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, वागड़ के अंदर एक सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना 1883 के अंदर की गई थी, संप सभा। और संप सभा, संप का मतलब होता है प्रेम से, भाईचारे से रहना। और भील समुदाय के जो भील जनजाति के लोग थे, उनको कहा कि हम सभी को संप से, प्रेम से रहना चाहिए। और संप सभा का संगठन किया था एक मानगढ़ नामक स्थान पर। खैर, हम बात करते हैं गोविंदगिरी का जन्म। इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। जिस गांव के अंदर जन्म हुआ उस गांव का नाम है बासिया। दोस्तों, गांव का नाम है बासिया। यहाँ जिला पूछ रहा है तो बासिया जो है वो बांसवाड़ा में नहीं है, बासिया का जिला है डूंगरपुर। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा ब। बढ़े आगे। मानगढ़ धाम का मेला कब लगता है? अभी हमने बात की कि गोविंदगिरी ने मानगढ़ धाम पर संप सभा का अधिवेशन किया था।
अधिवेशन मीटिंग, पहला अधिवेशन 1903 में हुआ था और एक अधिवेशन हो रहा था 17 नवंबर 1913 को। उस समय अंग्रेजी सेना ने वहाँ पर गोलीबारी की थी। उस गोलीबारी में 1500 से अधिक निर्दोष भील महिला और पुरुष जो हैं शहीद हुए थे। और इस इतने बड़े हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो मानगढ़ पर जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उस दिन आश्विन महीने की पूर्णिमा हुआ करती थी। तो प्रतिवर्ष आश्विन पूर्णिमा को आज भी मानगढ़ धाम के अंदर जो है वो मानगढ़ महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है आप लोगों के लिए, जयराम पेशा कानून किस राज्य द्वारा बनाया गया? यहाँ राज्य से मतलब रियासत से है। आपको बताना है कि कौन से रियासत के द्वारा जयराम पेशा कानून बताया गया था। आजकल वैसे इन परीक्षाओं के अंदर प्रश्न आधुनिक राजस्थान से अधिक आते हैं, तो हमें आधुनिक राजस्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह जयराम पेशा कानून बनाया गया था साथियों जयपुर रियासत के द्वारा। जयराम पेशा कानून का संबंध कौन से जनजाति से है? मीणा जनजाति से है। भारत सरकार ने 1923 में एक कानून बनाया था, आपराधिक जनजाति अधिनियम, है ना, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उसके तहत मीणा जनजाति को क्रिमिनल आपराधिक जनजाति घोषित किया। इस बात से मीणा जनजाति के लोगों को आपत्ति हुई और आपत्ति होनी भी चाहिए। तब मीणा जनजाति के लोगों ने अपना एक संगठन बनाया था। उससे पूर्व जयपुर रियासत ने एक और कानून ले आया, जयराम पेशा कानून। इसके अंतर्गत क्या था कि मीणा जाति के लोग जो 12 वर्ष की आयु से अधिक है, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर के हाजिरी देनी होती थी। पेशी, वही पेशी देनी होती थी, हाजिरी देनी होती थी और उसमें साबित करना होता था कि साहब हमने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, और प्रति माह ये हाजिरी देनी होती थी। वो जयराम पेशा कानून था। इसके विरुद्ध में मीणा समुदाय ने क्षेत्रीय मीणा संगठन का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता एक बार तो जैन मुनि मगन सागर ने भी की थी नीम का थाना सिक्कर के अंदर। तो इसके विरोधों के फलस्वरूप जो है ये कानून हटा दिया गया था और मीणा आंदोलन समाप्त हो गया था। वैसे मीणा 2 वर्ग में होते हैं, एक जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। और बढ़े आगे, जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? प्रजामंडल से लिया गया प्रश्न है। दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल के जब हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा तब बात की थी। हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि एसीपी जैसमी मी से याद क्या रखना है? मीठालाल व्यास। तो जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास थे। प्रश्न तो ये भी हो सकता है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर देना होगा आपको, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। और प्रश्न बन सकता है आगे, मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ से की थी? इन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर से नहीं बल्कि जैसलमेर रियासत से बाहर जोधपुर से की थी। ये और महत्वपूर्ण बात है। क्लियर? बढ़े आगे, छत्तर सिंह और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है पंचम सिंह। छत्तर सिंह और पंचम सिंह का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों छत्तर सिंह और पंचम सिंह प्रजामंडल आंदोलन में शहीद हुए थे। ये दोनों व्यक्ति जिस स्थान पर शहीद हुए थे उस स्थान का नाम है तसीमो। इस घटना को प्रजामंडल या आधुनिक राजस्थान में तसीमो कांड के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि तसीमो कांड का संबंध कौन से प्रजामंडल से है या छत्तर सिंह पंचम सिंह का संबंध? तो उत्तर देना है हम लोगों को धौलपुर, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, वहाँ पर तसीमो कांड की घटना हुई थी जिसमें विरोध करते हुए छत्तर सिंह और पंचम सिंह शहीद हो गए थे। प्रश्न संख्या 18, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही के अंदर एक स्थान है माउंट आबू, राजस्थान का बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है और राजस्थान में एकीकरण का दायित्व सरदार वल्लभ पटेल के पास में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के निवासी थे और वह चाहते थे कि इतना सुंदर स्थान अपने गुजरात के पास में होना चाहिए। वो माउंट आबू और पूरा सिरोही मिलाना तो चाहते थे, लेकिन गोकुल भाई भट्ट जो हाथल गांव के निवासी थे उनकी वजह से पूरा सिरोही तो नहीं ले पाए। आधा सिरोही राजस्थान में, माउंट आबू वाला आधा सिरोही ले लिया था गुजरात के अंदर। ये छठा चरण था। जब उनकी शिकायत हुई तब
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने से वापस 7वां चरण करना पड़ा और माउंट आबू वाला क्षेत्र वापस दे दिया गया, सिरोही वाला क्षेत्र राजस्थान को दिया। तो आखिरकार सिरोही का राजस्थान में विलय 7वें चरण में हुआ था और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को आयोजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर 1 नवंबर 1956 होगा। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? देखो, कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो जैसे ही प्रश्न आता है अपने माइंड में उसकी पूरी हिस्ट्री क्लिक हो जानी चाहिए, तब तो लगता है कि वास्तव में हम लोगों ने तैयारी की है, पढ़ा है। प्रश्न कहीं से घुमा के दे, कोई सा प्रश्न दे, हम उसका उत्तर तुरंत दे सकते हैं। जैसे संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त राजस्थान ये एकीकरण का कौन सा चरण था? तीसरा चरण। इस तीसरे चरण का नाम क्या? संयुक्त राजस्थान। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था साहब 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को जो गठन हुआ था उसके अंदर कितनी रियासतें मिली थी? एक। इससे पहले वाला जो दूसरा चरण था उसमें एक रियासत और जुड़ गई थी। वो कौन सी रियासत जुड़ गई थी? मेवाड़। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भोपाल सिंह। तीसरे चरण में मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को कौन सा पद दिया गया था? राज प्रमुख का पद। और इस संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया था? संयुक्त राजस्थान की राजधानी मेवाड़ को यानी उदयपुर को बनाया गया था, उदयपुर को। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक ऐसा चरण था जिसमें उद्घाटन उसकी राजधानी में नहीं हुआ है। तो उद्घाटन कहाँ हुआ था? उद्घाटन हुआ था कोटा के अंदर। और कहा महाराणा भोपाल सिंह ने कि अभी बहुत बड़ी रियासत मिल रही है। मेवाड़ उस समय राजस्थान की नहीं, भारत की बड़ी रियासतों में से एक थी। इतनी बड़ी रियासत जब एकीकरण में मिल रही है तो यहाँ का उद्घाटन किसी मंत्री जी के द्वारा नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। तो यहाँ तीसरे चरण में कोटा में उद्घाटन करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए थे। तो यहाँ सही उत्तर होगा ब। संत भूरीबाई, महिला संत हुई हैं भूरीबाई, और वह अलख जगाने का कार्य किया करती थी, तो उनका उपनाम हो गया अलख। आपको बताना है कि महिला संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा था। साथियों, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों विद्यार्थी इस प्रश्न को लेकर के गलत उत्तर करके आ जाता है। जबकि सामान्य सा क्वेश्चन है कि भूरीबाई अलख सुथार जाति की एक महिला थे, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हुआ करते थे और इनका कार्य क्षेत्र मेवाड़ रहा है। मेवाड़ के रहने वाले थे, मेवाड़ इनका कार्य क्षेत्र रहा है। बढ़े आज के सीरीज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 की तरफ। सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये तो उत्तर इस प्रश्न के अंदर ही दिख रहा है। सुरलिया, कोई भी व्यक्ति सुर कहाँ से लेता है? सुर लेता है दोस्तों कान से। तो सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर। ये सुरलिया आभूषण कौन पहनती है? सुरलिया आभूषण पहना जाता है महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। महिलाएं सुरलिया आभूषण अपने कान में। और हमने ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ा आभूषण को, तब हमने जोड़े के रूप में याद किया था। झुमका, फूल झुमका, झेला, एरिंग झेला, कर्ण फूल, सुरलिया, पत्ती, पीपल पत्ता। अंगोटिया को लटकन और झमेला पसंद नहीं था, उसको पसंद था औंगणिया में मोर भंवर करे और बजट्टी पर गुदड़ा लेकर के पाटी सूलिया। ये जितने भी मैंने बोले ये सारे के सारे महिलाओं के कान के आभूषण हैं। तो आज इन 21 प्रश्नों को लेकर के मैं आप लोगों के साथ था। उम्मीद करता हूँ ये सारी क्लासें आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। और आप लोगों के जितने भी सुझाव हैं या और भी किसी क्लास की डिमांड है, कोई सा टॉपिक आपको टिपिकल लगता है, तो कमेंट्स में लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपके कमेंट्स का आपको सही उत्तर और अगली क्लास भी मिलेगी। बने रहिए आरएल क्लासेस के साथ में। थैंक यू दोस्तों।